हेलो बेटा जी। आज की क्लास में हम जिस कंटेंट की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है क्या? बोलो। बायस थ्योरम। जिसमें कि बेस थ्योरम किसे बोलते हैं बेटा जी? बेस बायस थ्योरम। बायस थ्योरम की एक सबसे मेन खासियत यह है कि इवेंट्स एक नहीं होते, दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स आपको गिवन देगा। दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स लाइक कैसे सर? एक मिनट, पहले मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, समझना और फिर बोलना। रेडी? जैसे कि आपके सामने मैंने दो बैग बनाए। रेडी? पहला बैग, दूसरा बैग। और मैं आपसे कहता हूँ दो तरीके के बैग हैं, बैग फर्स्ट और बैग सेकंड। क्लियर? पहले बैग के अंदर 5 रेड हैं बॉल्स और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। दूसरे बैग के अंदर 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अगर मैं आप सभी से एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि पहले बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, पहले बैग में से रेड बॉल, तो आप बोलोगे 5/9। दूसरे बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो भी आप आराम से बता दोगे 3/8। पहले बैग में से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मैं बैग मेंशन कर रहा हूँ अभी, 4/9। और दूसरे बैग में से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/8। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, समझना और फिर बोलना। मैंने आप सभी से बहुत सिंपल सी बात बोली कि रेड बॉल निकालो, एक रेड बॉल निकालो। तो आपके माइंड में एकदम से एक क्वेश्चन मार्क बनेगा, सर एक रेड बॉल निकालें कौन से बैग में से? है ना? तो मैंने मेंशन नहीं करा कौन से बैग से, बस मैंने सिंपल बोला एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आपका दिमाग कहेगा यार कोई क्वेश्चन नाराज भी ना हो जाए और मेरी रेड बॉल भी निकल जाए, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो अब आप क्या करोगे, पहले बैग सिलेक्ट करोगे, क्योंकि मैंने कहा कि पहले बैग सिलेक्ट करो फिर रेड निकालो। मुझे क्या मतलब, मुझे तो एक रेड बॉल चाहिए। तो आप क्या करोगे, दो केस बनाओगे। तो अगर मैं आपसे कहता पहले बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी तो भी 1/2। और फिर वेट, चला समझना सेंस को। तो स्पेसिफाई किया जाएगा यहाँ पे नाम से, E1 E2 और रेड आर, आर मतलब रेड बॉल ड्रॉन। तो मैंने कहा सिलेक्शन ऑफ बैग फर्स्ट डन, सिलेक्शन ऑफ बैग सेकंड, और रेड बॉल इज ड्रॉन, ये डिनोट कर रहा है आर, बॉल इज ड्रॉन को। तो वेट, यानी सिलेक्शन बॉल का जो कलर है रेड कलर का है, वो आर डिनोट कर रहा है। अब सुनो लिखने का तरीका। सबसे पहले अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछता तो आप ये बोलते पहले बैग सिलेक्ट करा, पहले बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बैग को सिलेक्ट करने पर रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/9 प्लस, फिर दूसरा बैग सिलेक्ट किया, दूसरे बैग को सिलेक्ट करने पर रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/8। पर वेट, लिखने का तरीका समझते हैं। अगर मैं आपसे कहता E1 यानी बैग फर्स्ट को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, ऐसे इसको इस तरीके से समझो, पहले बैग सिलेक्ट किया, E1 मतलब पहले बैग में से रेड बॉल निकाली, ये है डिनोट कर रहा है। नहीं समझ आया तो दूसरा समझो, E2 यानी पहले सेकंड बैग सिलेक्ट किया, फिर सेकंड बैग को सिलेक्ट करने के बाद रेड बॉल निकाली। क्लियर? अब वेट, E1 E2 क्या है फिर समझो। इसका मतलब है पहले बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, पहले बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। ई ए रेड बॉल बाई E1 यानी पहले बैग में से रेड बॉल, इसका मतलब समझो अगर मैंने R/E2 लिखा है, इसका मतलब है E1 मतलब पहले बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो पहले बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बोलो 5/9, दूसरे बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/8। यहाँ तक कोई दिक्कत? वेट, पर पता है वो आपसे क्या बोलेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लाइक जैसे होती थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल निकालने पर बैग सेकंड की बताओ, ऐसे बोलेगा। तो बेस थ्योरम भी यही है। बेस थ्योरम में क्या होगा, वो कहेगा सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी बताओ रेड बॉल होने पर, रेड बॉल के होने पर। तो फॉर्मेशन ये कहता है दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, पर प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ही खुद अपने आप में क्या है, यही है। जैसे E1 की इंटू R/E1 में, E2 की इंटू R/E2 में, ठीक है। और जोन से की पूछे वोन सा ऊपर, अगर पहले बैग की पूछे तो ये वाला पोर्शन ऊपर रख देना,
अगर दूसरे बैग की पूछे तो ये वाला रख देना, तीसरा बैग होता तो तीसरे बैग की रख देते, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले बैग को ऊपर रख देंगे या दूसरे बैग को, दूसरे बैग की प्रोबेबिलिटी को। तो आर बाई ई वन, ये प्रेजेंटेशन हो गई कहीं ना कहीं। पर बात आती है सर क्वेश्चन कुछ कुछ समझ आया, क्यों ना इस क्वेश्चन को एक बार आप प्रॉपरली पहले से दिखा दें और उसके बाद समझाएं, या ऑफ कोर्स। तो बेटर होगा कि बेटा जी आपके सामने क्वेश्चन प्रॉपरली लिखा हुआ है, आप ही की बुक का एग्जाम्पल नंबर 16 है, जिसे मैं सिस्टमेटिकली बहुत तसल्ली से एक एक करके समझाता चलूंगा। आर यू रेडी, बोलो हाँ। हाँ, तो फिर से समझते हैं। बैग फर्स्ट कंटेन्स, यानी इस बार क्या होगा, वो बैग की पूछ लेगा रेड बॉल निकालने पे, यही हो जाएगी हमारी बाइस थ्योरम यानी बेस थ्योरम। पहला क्वेश्चन उससे बोला बैग फर्स्ट कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। अब बार बार क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े तो देसी लैंग्वेज में बोलूंगा, आप क्या करो, पहले बैग बना लो। ऐसे एक बैग बनाया, फिर दूसरा बैग बनाओ, ठीक है, बैग फर्स्ट और एक बैग सेकंड। पहले बैग के अंदर क्या है, 3 रेड बॉल, 4 ब्लैक बॉल्स, और फिर दूसरे बैग के अंदर 5 रेड बॉल, 6 ब्लैक बॉल्स। क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ 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 हाँ। अब वेट, सभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो क्वेश्चन रीड कर लिया। उसने बोला वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स, या ऑफ कोर्स एक बॉल किसी एक बैग में से निकाल सकता हूँ, एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। यहाँ है कहानी। यू क्यों कह रहा, रेड बॉल निकालने पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग की बताओ। सेकंड बैग की तो हम ऐसे ही बता देंगे 1/2। नहीं बेटा, सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी बताओ पर रेड बॉल निकालने पर। तो वेट, अब आप क्या करो, इनके नाम दो, E1, E2 और R मतलब रेड बॉल के लिए, या जो आपको नाम देना है। ड्रॉन मतलब सिलेक्शन ऑफ कौन सा बैग, सिलेक्शन ऑफ बैग फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ बैग सेकंड, और ड्रॉन बॉल इज रेड, ड्रॉन बॉल इज रेड। ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या है कि E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब इसी को मैं जरा बहुत तरीके से लिखना चाहूंगा, एक्चुअली सारा खेल इसी पे ही है। E1 की प्रोबेबिलिटी, E2 की प्रोबेबिलिटी, या पहले निकाल लो खुद से। और अगर मैं लिख रहा हूँ R बाई E1 इसका क्या मतलब है और R बाई E2 इसका क्या मतलब है, ये समझो। क्लियर है। अगर मैंने आपसे कहा पहले बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, पहले बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, पहले बैग में से, E1 का मतलब क्या हो गया, पहले बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, बोलो 3/7। फिर दूसरे बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/11। यहां तक चलो ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जब कुछ ना समझ आया करे, ऐसे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हेडिंग डाल के इक्वल टू लिख दिया करो डायरेक्ट। पर फिर भी भाई मैं तो समझाना ही पसंद करूंगा प्रॉपरली। उसने बोला है रेड बॉल के निकालने पर, यानी जो चीज गिवन होती है वो नीचे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैक सेकंड, यानी E2 की प्रोबेबिलिटी बताओ। क्लियर है। देसी लैंग्वेज समझना क्या, अभी तो मैं प्रेजेंटेशन से समझा रहा हूँ कि आपको पहले जब कर रहे होंगे तो E1 की इंटू R बाई E1 में, E2 की इंटू R बाई E2 में, ठीक है। और अगर तीसरा बैग होता तो उसकी भी करते, जिस बैग की पूछे उसको ऊपर। अगर आपको ये जो प्रेजेंटेशन लिखने में कंफ्यूजन हो जाए ना, तो बेटा इसको जाने देना भाड़ में, आपको सीधा मेन स्टेप लिखना बता देता हूँ क्या करना है। 1/2 की 3/7 में, ये तो करते करते टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे लिखते, 3/7 पहला बैग सिलेक्ट करा उसमें से रेड बॉल, दूसरा बैग सिलेक्ट करा उसमें से रेड बॉल, तीसरा बैग होता है उसमें से भी रेड बॉल। फिर जिस बैग की पूछे, अगर आप ये सब नहीं भी लिखते हो और ये सारी थ्योरी नहीं समझ आ रही, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हेडिंग डाल के सीधा क्वेश्चन करना, जिस बैग की पूछे उसको ऊपर लिख देना। भाई क्वेश्चन तो हो जाएगा कम से कम, सही बात है। पर भाई आराम आराम से, अगर तसल्ली से आपको क्लियर कर रहा हूँ तो बातें क्लियर होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 2 × 11, एलसीएम मत लेना गड़बड़ हो जाएगी। 33 मतलब एलसीएम तो वैसे लेंगे, मतलब एलसीएम में इंटू मत करना, मेरा कहना तो ये था। तो 33, 5 7 जा 35,
तो 2 डायरेक्ट कट गया, 11 डायरेक्ट कट गया, 7 5 जो 35, 35/68। एक तो कैलकुलेशन में गलती मत करना। ये समझ आया? बोलो हाँ, जल्दी बोलो। एक काम करते हैं, अभी इसके जैसा क्वेश्चन अभी आपको आराम से दे दूंगा करने के लिए। मैं आप की एनसीईआरटी बुक का एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये समझ आया? देखिए, तो पीडीएफ ओपन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है। इस वाली वीडियो में एक तरह से जो कवर अप हो रहा है वो आपकी बुक के क्वेश्चन ही हो रहे हैं, वो भी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के। अब एक बार एग्जाम्पल नंबर 17 सभी तसल्ली से रीड कर लीजिए बेटा। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहले रीड कर लीजिए, नहीं तो बुक्स अपने सामने ओपन करके रखिए। अब सुनो, सभी ध्यान दीजिएगा। गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, क्वेश्चन पढ़िए एक बार आराम से तसल्ली से। उसमें बोला 3 बॉक्स हैं, पहला तो सतीसा। 3 बॉक्स के अंदर 2 कॉइन्स हैं, हर एक में 2-2 कॉइन है, ये भी बोल दिया उसने। पहले में दोनों गोल्ड। मैं एक काम करता हूँ, देसी लैंग्वेज में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने लिए 3 बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है? डन। तो पहले का नाम है बॉक्स फर्स्ट, बॉक्स सेकंड, और ये थर्ड बॉक्स, ठीक है? अब थैला बोलो, झोला बोलो, जो मर्जी भैया, मेरा अपना तरीका। पहले 3 बॉक्स बना लिए। क्वेश्चन में बोला गया इन बॉक्स फर्स्ट बोथ कॉइन्स आर गोल्ड। तो पहले बॉक्स के अंदर दोनों के दोनों कॉइन क्या है? गोल्ड है। फिर दूसरा दूसरा क्या बोला गया है? दूसरे कॉइन के अंदर बोला गया है दोनों कॉइन्स सिल्वर हैं। तीसरा क्या बोला गया है? पहले में तीसरे में गोल्ड है, फिर एक सिल्वर है। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलो? नहीं है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन में बोला क्या गया है? उसने बोला क्या कि एक बॉक्स के अंदर दोनों सिल्वर हैं, दूसरे में दोनों सिल्वर, गोल्ड सिल्वर, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है पहली लाइंस। फिर आगे बढ़ते हैं। उसने आगे क्या बोला क्वेश्चन में? लैंग्वेज को पढ़ते हैं। अ पर्सन चूजेस अ बॉक्स। भाई सीधी बात है, अगर कॉइन निकालने तो पहले बॉक्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद उसने एक कॉइन निकाला और ये पाया कि जो वो कॉइन है वो गोल्ड कलर का है। ओके, तो पहले तो यू गोल्ड कॉइन को ही निपटाऊं, है ना? E1, E2, E3 और जी से डिनोट कर दिया गोल्ड कॉइन को, ठीक है? तो मैंने कह दिया E1 डिनोट कर रहा है सिलेक्शन ऑफ कौन सा? बॉक्स फर्स्ट को, सेकंड बॉक्स को, सिलेक्शन ऑफ बॉक्स थर्ड को, और जी डिनोट कर रहा है गोल्ड कॉइन सिलेक्शन। फर्स्ट ड्रॉन कॉइन इज, मतलब ड्रॉ गोल्ड कॉइन इज ड्रॉन, गोल्ड कॉइन इज ड्रॉन। ये क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ 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 हाँ। वेट, अब सुनो, फिर वही वाली बात आती है। इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी पहले बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सभी 3 बॉक्स हैं इस बार, और अगर कुछ नहीं बोला जाता तो एक लाइकली लेते हैं। तो पहले बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जल्दी जल्दी आंसर दो। पहले बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। वेरी गुड। दूसरी भी 1/3, तीसरी भी 1/3, ठीक है? अब वेट, G/E1 का मतलब क्या हो गया? पहले बैग में से गोल्ड कॉइन सिलेक्ट करना। G/E2 का मतलब दूसरे बैग में से गोल्ड कॉइन। G/E3 का मतलब क्या हो जाएगा? तीसरे बैग में से गोल्ड कॉइन सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई करो। वेरी गुड बेटा कृति, शाबाश। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझना और फिर बोलना। तो पहले बैग में से गोल्ड कॉइन सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/2, क्योंकि दोनों ही गोल्ड है यानी 1। दूसरे बैग में से यानी दूसरे बॉक्स में से गोल्ड कॉइन सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0/2। वेरी गुड। तीसरे बॉक्स में से गोल्ड कॉइन सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। रीजन समझते हैं क्यों। क्योंकि एक ही गोल्ड कॉइन है, 2 कॉइन में से एक
गोल्ड कॉइन होने की वजह से गोल्ड की खुद की प्रोबेबिलिटी 1/2। पर वेट, अब कई बच्चों की दिक्कत कहाँ है मैं वो बताता हूँ। क्वेश्चन में गोल्ड कॉइन सिलेक्ट करने पर उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इज ऑल्सो गोल्ड। यानी एक मिनट, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स, उस बॉक्स की प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें अदर कॉइन भी ऑल्सो गोल्ड हो, यानी फिर से उसके अंदर गोल्ड हो। उस बॉक्स की बताओ जिसमें दूसरा भी गोल्ड हो। इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है किस बैग की प्रोबेबिलिटी बतानी है, फर्स्ट बॉक्स की। वेरी वेरी गुड बेटा, शाबाश। और वही वाली बात बोलूँगा, सिंपल, अगर आपको समझ एकदम से ना आए तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की एक हेडिंग डालो सीधा। हालांकि मुझे तो पता है कि वो कह रहा है कि E1/G गोल्ड कॉइन के होने पे पहले बैग की बताओ। तो आप क्या करना, अगर एकदम से न्यूमेरिकल फिगर में समझना है वैसे लिख देता हूँ, E1 की G/E1 में, E2 की G/E2 में, E3 की G/E3 में, ये लिखना है। पर देसी लैंग्वेज में आप सीधा ये भी लिख सकते हो, 1/3 इंटू 2/2। टोटल तो आने नीचे आना ही है, E2 की G/2 में, यानी 1/3 की 0/2 में, प्लस 1/3 की इंटू 1/2 में। और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जिस भी चीज की प्रोबेबिलिटी, यानी जिस बैग की या जिस बॉक्स की वो पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस पूरे पोर्शन को उठा के न्यूमरेटर में रख देंगे। अगर दूसरे बॉक्स की बोलता तो ये ऊपर रखेंगे, तीसरे बॉक्स की बोलता तो ये ऊपर रखेंगे, पर उसने पहले बॉक्स की पूछे इसलिए 1/3 इंटू 2/2 ऊपर रख देंगे। क्लियर है, बोलो हाँ। तो एट द एंड आंसर क्या आएगा, 2/6 अपॉन 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 6, 6 से 6 कटते ही आंसर क्या आ गया, 2/3। आया बेटा, बोलो हाँ आया, समझ आया, जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड बेटा, आप तो बहुत शार्प हो। कृति ने वेरी गुड आंसर दे दिया, ये समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब वेट, अब एकदम से जल्दबाजी तो है नहीं, पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी आप आराम से पहले कॉन्सेप्ट को समझने पे फोकस कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपके सामने एक तीसरा एग्जाम्पल आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हालांकि कॉन्सेप्ट तो समझ दो से ही आ जाता है, पर फिर भी ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 18 तो मैं अलग से कराऊंगा प्रॉपरली आपको, जिससे कंफ्यूजन ना हो। इन अ फैक्ट्री, देखिए एक एग्जाम्पल है आपके सामने, ये प्रॉपरली दिख रहा होगा। एग्जाम्पल 19, कॉन्सेप्ट जिससे आपका इजीली समझ आ सके। रेडी? वाह सर, आप तो बहुत अच्छी सीटी बजाते हो। हाँ, समझ आ रहा है बेटा, बोलो हाँ। अब तीसरा क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। In a factory which manufactures bolts, machines A, B and C, क्या respectively 25%, 35%, 40% of the bolts of their outputs 5, 4, 2% परसेंट बाद में बोल दिया are respectively defective bolts। यानी ए मशीन द्वारा मैन्युफैक्चरर किया जा रहा है प्रोडक्ट को, बी के द्वारा, सी के द्वारा। एक बार आप भी ट्राई कीजिए, मैं भी करता हूँ, पर क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, समझना, फिर करना। अच्छा, कभी कभी क्या होता है सर, हमें यही समझ नहीं आता E1, E2, E3 किसको माने। भैया जिसकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा हो ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा हो, समझ लो उसी को E1, E2, E3 मानना है। ठीक है, ओके। तो E1, E2, E3, और ए डिनोट कर देता हूं, या डी से डिनोट कर देता हूं डिफेक्टिव आइटम्स को। देखिए, मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स बाय मशीन ए, मैन्युफैक्चर बोल्ट्स बाय मशीन ए, बोल्ट्स मैन्युफैक्चर्स बाय, बोल्ट्स प्रोड्यूस लिख दो चाहे, बोल्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, फैक्चर बाय मशीन ए, बोल्ट्स मैन्युफैक्चर बाय मशीन बी, बोल्ट्स मैन्युफैक्चर बाय मशीन सी, और डी मतलब है डिफेक्टिव आइटम्स, डिफेक्टिव आइटम्स।
ठीक है, देसी लैंग्वेज में लिख दो, ज़्यादा बेस्ट है। अब आपको क्वेश्चन भी समझ आ रहा होगा। E1 की प्रोबेबिलिटी, E2 की प्रोबेबिलिटी और E3 की अब आप अपनी मर्जी से नहीं मान सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दिया गया है। क्लियर है? तो मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी द्वारा आउटपुट जो निकल के आ रहा है बोल्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग का, वो आ रहा है 25%, 25/100, 35/100 और 40/100। ये क्लियर है? बोलो हाँ। ए बाई ई वन, ए बाई ई टू, ए बाई ई वन थ्री, तो मैंने डी नाम दिया हुआ है डिफेक्टिव आइटम्स को। डिफेक्टिव आइटम बाय मशीन ए, डिफेक्टिव आइटम बाय मशीन बी, डिफेक्टिव आइटम्स बाय मशीन सी। E1 E2 E3 बाय मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी थी। अब ये क्वेश्चन में दे रखा है 5%, 4% और 2%, यानी 5/100, 4/100 और 2/100। अब कहानी आके अटकती है कि हमसे पूछ क्या रहा है, अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। यानी डिफेक्टिव आइटम सिलेक्ट करने पर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन बी, यानी मशीन बी की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो तुरंत एकदम से माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कौन सी है, ध्यान से दो तो देखो तो मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन E2 बाई डी चाहिए, यानी सेकंड मशीन की चाहिए। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो देसी लैंग्वेज में फिर से समझना। ऐसे पहले डिवाइड का एक सिंबल बनाओ, पहले तो नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो, 25 की 100 से, 25/100 की 5/100 से, प्लस 35/100 की 4/100 में, प्लस 40/100 की 2/100 में। ये क्लियर है? फिर जिस मशीन की बोले, जिस भी मशीन की बोले बस उसको ऊपर रखना है, इतनी सी बात है। पहले ही मशीन की बोले तो वो ऊपर, दूसरे की बोले तो दूसरा ऊपर, तीसरा बोले तो तीसरे के ऊपर। तो आंसर क्या आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? यस, मशीन बी के अकॉर्डिंग 35 और लिखना तो पूरा ही पड़ेगा, 35/100 इंटू 4/100। एलसीएम लेके सब कुछ कट जाएगा, 35 इंटू 4 ऊपर बचा, 25 इंटू 5, 35 इंटू 4 और 40 इंटू 2। अब बुक का ही एग्जाम्पल है तो आंसर को चीटिंग बुक से ही कर लेते हैं, जिससे कि हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। तो आंसर एट द एंड आया 28/69। क्लियर है बेटा? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ 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 हाँ। तो 28/69 इसका आंसर आया है। ये समझ आया? जल्दी से रिप्लाई करो। हाँ, थैंक यू बेटा जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेट, अब आते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? डॉक्टर वाला। भाई इस पे तो थॉट भी याद आ गई बेहतरीन सी। आज एक थॉट भी हो जाएगी बेहतरीन वाली। ठीक है, पर पहले क्वेश्चन समझेंगे उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डॉक्टर वाला पहले उठा लेता हूँ मैं डॉक्टर को। ठीक है, और भाई थॉट बड़ी बेहतरीन होगी, और आज इस क्वेश्चन के साथ हम अपने कॉन्सेप्ट्स का एंड कर लेंगे अभी। फिर आप पहले क्वेश्चंस करके रखना, डाउट आए तो नेक्स्ट क्लास शेयर कर लेंगे चाहे। ठीक है, पहले सुनना समझना और फिर बोलना। रेडी? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ 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 हाँ। देखो, क्वेश्चन आपके सामने सभी के। यहाँ पे मैं पहले प्रोबेबिलिटी को सही से करना चाहूँगा रेस्पेक्टिवली करके, इसने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन बिगड़ गया है थोड़ा सा। ठीक है, ये है लेट होने की प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन को ध्यान से एक बार सभी रीड कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बोला है 3/10, 1/5, कौन सा, किसके बाद है? स्कूटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रेस्पेक्टिवली, क्या ट्रांसपोर्ट्स आर रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने? 3/10 कोमा 1/5, 1/5 कोमा 1/10 एंड 1/5
3/10, 1/5, 1/10, 2/5, 2/5, 2/5। ठीक है, एक तो यहाँ तक बोला है उसने क्वेश्चन। एक बार इतना आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन को पूरा समझने की कोशिश कीजिए जब तक मैं टाइप कर रहा हूँ। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल लेट आर लेट होने की प्रोबेबिलिटी दे रहा है अगर यानी क्वेश्चन में। लेट आर 1/4, 1/3 एंड 1/12। 1/4 कोमा 1/3 एंड 1/12। 1/12 डन। क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए। 1/3, 1/4, 1/12, 1/4, 1/3, 1/12। ठीक है, बस अब इसके बाद सीधा क्वेश्चन है। रेडी, बोलो हाँ। सभी एक बार क्वेश्चन रीड कर चुके हैं प्रॉपरली? देखिए बेटा, क्वेश्चन में बोला गया है एक डॉक्टर है। डॉक्टर है तो डॉक्टर बनाना पड़ेगा। ए ए ए ए ए ए ए कुछ 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 कुछ। और वो नहीं होता, क्या कहते हैं उसे, जो कान में लगाए रखते हैं डॉक्टर, समझ रहे हो ना? हाथ ये रेस के डॉक्टर के हाथ येलो कलर से बना देते हैं। एक तो सोच रहा है और एक हाथ में इसके वो रखा हुआ है, वो बॉक्स बना देते हैं प्लस वाला, जिससे पता रहे अच्छा डॉक्टर साहब हैं ये, डॉक्टर साहब। ठीक है, मेडिसिन की किट इनके पास है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है पर, डॉक्टर साहब जो हैं अपने स्कूटर से आए हैं, बड़े से स्कूटर जो है वो स्कूटर से आए हैं, स्कूटर सवार होके। स्कूटर से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं, अदर मीन्स का यूज़ करके। जो डॉक्टर हैं वो एक पेशेंट के घर पे पहुंचने वाले हैं, जरा ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोला गया है E1, E2, E3 और E4। तो जो डॉक्टर साहब हैं हमारे, वो एक पेशेंट के यहाँ जब विजिट करते हैं तो वो किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं? या तो डॉक्टर साहब कम बाई ट्रेन आएंगे, क्या ट्रेन से आएंगे, या फिर कम बाई बस से आएंगे, या फिर कम बाई स्कूटर 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 से आएंगे, या फिर अदर मीन्स का यूज़ करते हैं। अब अदर मीन्स में चाहे वो पैदल चल के आए, सही बात है, पेशेंट के घर जा रहे हैं। अब वेट, ई और यहाँ पे ए डिनोट कर रहा है, मैं यहाँ पे जान के एल से डिनोट कर देता हूँ। एल आपको इजी लगेगा। एल का मतलब है जो क्वेश्चन में बोला गया है, प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल बी लेट, यानी कि जो डॉक्टर साहब हैं अगर वो इनमें से किसी भी इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं पेशेंट के घर जाने में तो वो लेट हो जाते हैं। तो पहले समझते हैं E1। E1 मतलब अगर डॉक्टर साहब यूज़ करते हैं ट्रेन का तो रेस्पेक्टिव वर्ड की वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, 3/10। E2 इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, 1/5। E3 यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, 1/10। और E4 इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2/5। अब वेट, E1/A, एल मतलब लेट, E2/L, E3 यानी लेट हो जाते हैं। उप्स, अब लेट हो जाते हैं लिखने का तरीका ऐसे होगा, E1 यानी जब वो ट्रेन का यूज़ करते हैं तो लेट हो जाते हैं। लेट तो होते हैं या तो वो बस के जरिए भी लेट हो जाते हैं, वो किससे, स्कूटर से आते समय, है ना, स्कूटर पे बैठे हुए हैं, स्कूटर समझो, बस समझो, या कुछ भी समझो। और E4 मतलब लेट हो जाते हैं वो अदर मीन्स का यूज़ करके। तो अब एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट आर 1/4 तो हो जाते हैं ट्रेन से, तो ट्रेन से लिख दिया। बस से लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, और स्कूटर से लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/12। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट इफ ही कम्स बाय अदर मीन्स, अगर डॉक्टर साहब किसी अदर चीजों का यूज करके आते हैं तो वो लेट ही नहीं होते। तो भैया जीरो है, उसमें क्या है, लेट नहीं होते, लेट होने की हम बात कर रहे हैं। तो लेट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एक तरह से जीरो। अब वेट, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिक्वायर्ड प्रॉब
भैया किससे लेट होने की पूछी, उसने कहा ट्रेन की बताओ लेट होने पर। तो लेट होने पर ट्रेन की बताओ, ट्रेन को हमने क्या नाम दिया हुआ है, E1, यानी E1 की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3/10 की इंटू किस में करेंगे, 1/4 में, 1/5 की इंटू किस में करेंगे, 1/3 में, प्लस 1/10 की इंटू 1/12 में, और फिर अलग से 2/5 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, और जौन से की बोले वोन सा ऊपर, तो 3/10 इंटू 1/4 ऊपर। कैलकुलेशन करते समय गलती से भी गलती मत करना। अब कैलकुलेशन करना आना तो सिखा नहीं रहा, इसलिए मैं आपको सीधा कैलकुलेशन का आंसर यहाँ से देख के बताता हूँ। तो आंसर है 1/2 एट द एंड। ठीक है, बोलो हाँ, ये समझ आया, जल्दी बोलो हाँ। बेटा जल्दी प्यारे प्यारे रिप्लाई करो, आया समझ, ऑल क्लियर सर। अब वेट, तो इसी बात पे मैं आपके सामने एक प्यारी सी थॉट रखना चाहूँगा, जो कि बहुत कीमती है। याद रखना बेटा, ये थॉट मैं हर किसी को नहीं सुनाता हूँ। ठीक है, देखो, एक बार की बात है, एक डॉक्टर साहब, क्या बोला मैंने, एक डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब के कानों में वो पड़ा हुआ है, क्या, जिससे वो मरीज को चेक करते हैं। ठीक है, तो अब कहानी क्या आती है, स्टोरी को समझते हैं, पहले थोड़ी सी आर्ट सी बना लेते हैं। एक तो ये सोच रहे हैं, ठीक है, और एक इनके हाथ में क्या है, एक बॉक्स है अपना मेडिसिन वाला। ठीक है, एक प्यारा सा बच्चा, एक प्यारा सा बच्चा जो है डॉक्टर साहब के पास आता है और कहता है, डॉक्टर साहब मेरे पापा की तबीयत बिल्कुल बहुत थोड़ी सी मतलब खराब है, प्लीज चलो ना मेरे साथ, जल्दी 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 जल्दी। अब वो लेके जाते हैं, और अब ये क्या कर रहा है डॉक्टर साहब, देखो बच्चा क्या कर रहा है, पैर दबा रहा है अपने पापा के, पापा जी ये लेटे हुए मौज में। ठीक है, तो ये पैर दबा रहा है अपने पापा के। ठीक है, ओके, रेडी। अब देखो, बात समझना, बच्चा जो है रो रहा है, और डॉक्टर साहब जो है ना, ये डॉक्टर साहब हैं, ये पिताजी हैं, और ये इनका बेटा है। ठीक है, तो बेटा जो है अपने पापा जी की बहुत केयरिंग करता है। तो एक बार की बात है, बेटा क्या करता है, पापा की तबीयत खराब थी तो डॉक्टर साहब को बुला लाता है, और पिताजी हर एक जो भी घर में आए उसकी बच्चे की बहुत बुराई करते रहते हैं। अब बच्चे की, और वही सेम लाइन जो सबको छेपते थे वही डॉक्टर साहब को बोल देते हैं, क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मेरा ये बेटा तो नालायक निकला। क्या बोलते हैं पिताजी, ये पिताजी बोल रहे हैं इसके बच्चे के, क्या, क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मेरा ये बेटा तो नालायक निकला। एक तो इस घर में पड़ा रोटियां तोड़ता रहता है, मेरे दो बाकी बेटे भी हैं, एक बेटा विदेश में डॉक्टर है और दूसरा बेटा विदेश में अच्छा खासा इंजीनियर है, और एक इसे देखो। अब डॉक्टर साहब अपनी सोच में पड़ जाते हैं, कहते हैं अगर एक बेटा डॉक्टर है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, और दूसरा बेटा अगर इंजीनियर है तो बहुत पैसा होगा, फिर ये बच्चा इनकी सेवा क्या कर रहा है। तो सर कुछ गड़बड़ है, यानी ये नालायक कैसे हुआ, ये तो लायक हुआ, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा सेवा यही कर रहा है। तो इसीलिए डॉक्टर के मुख से एक प्यारी सी थॉट निकली, क्या, वो थॉट समझने की कोशिश करना, क्या, कभी उसे नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो। क्या बोला, कभी उसे नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। यानी डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया असली कीमत समझ लो, ये हीरा है तुम्हारा, समझ गए। ये थॉट अगर आप कहो तो मैं लिख देता हूँ, कभी भी, कभी उसे नजरअंदाज न करना, नजर अंदाज, अंदाज ना करना, करना जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, बहुत, बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें
एहसास होगा, होगा क्या होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। ठीक है। ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 9891390139 पर अपने डाउट्स भेज सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को ज़रूर शेयर कर लिया कीजिए। ठीक है बेटा, बोलो हाँ। ओके।